बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर डाइसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन। आज हम लोगों ने पढ़नी है स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकेराइड्स। आपको पता है डाइसैकेराइड का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, दैट इज सुक्रोज, C12H22O11। ये किसका फॉर्मूला है? केन शुगर या सुक्रोज। और जब आपको ये भी पता है कि जब इनका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो इनके हाइड्रोलाइसिस के बाद दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक मॉलिक्यूल बनता है अल्फा डी ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल इसके अंदर बनता है बीटा डी फ्रक्टोज का। अब अगर आपको क्लियर हो तो आपको ये पता चल रहा है कि सुक्रोज में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिले। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को बनाएंगे और उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को कम कर देंगे तो हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी? सुक्रोज की स्ट्रक्चर बन जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि ग्लूकोज इन दोनों का सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल किसका मिल रहा है? ग्लूकोज का, और एक मॉलिक्यूल किसका मिल रहा है? फ्रक्टोज का। तो अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में से हम एक वाटर मॉलिक्यूल को कम कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? सुक्रोज बन जाएगा। तो अब इतना करने के बाद अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो इतना करने के बाद अब हम लोग करेंगे इन दोनों की स्ट्रक्चर में से वाटर रिलीज करके सुक्रोज की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। सबसे पहले हमने क्या बनाया? बीटा डी ग्लूकोज। आप अपने आप आपके माइंड में होना चाहिए उनकी स्ट्रक्चर्स। अगर आपको लर्न है तो तभी अब आप आगे का काम शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत आएगी ही आएगी। जब हमने अल्फ़ा डी ग्लूकोज लिखा तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होनी चाहिए, तभी हम आगे का उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन एंड दिस वन इज फिफ्थ कार्बन। ये है हमारी अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। अब इसी तरह से हम लोगों ने बनाना है बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज को बनाने के लिए मैं आपको इतना क्लियर कर दूं कि जहाँ पर मैं जो स्ट्रक्चर बना रही हूँ फ्रक्टोज की, बीटा डी फ्रक्टोज की, उसमें इसको कार्बन 1 कंसीडर कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी जो पोजीशन है वो क्या थी? बीटा के अंदर क्या था? जो हमारा कार्बन था उसमें ये था CH2OH, वो कहाँ था? नीचे की तरफ, और OH था हमारा ऊपर की तरफ। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो यहाँ पर थर्ड में OH अंदर, H बाहर, फोर्थ में H अंदर, OH बाहर, और फिफ्थ पे CH2OH ऊपर और H नीचे। अब हमने OH नीचे और ये ऊपर। अब इस चीज़ के अंदर हमारे पास ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन हो गया। अब आप ये देखिए, इसमें जब लिंकेज करते हैं ये है हमारा बीटा डी फ्रक्टोज। अब यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड विथ सेकेंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज। फिर क्लियर कर दूं, फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड विथ सेकेंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, इसीलिए मैंने इसको इधर घुमा करके ही बनाया है। अब ये दोनों अलग अलग हैं और मैंने आपको क्या बताया कि अगर इसमें से मैं आपका वाटर रिलीज करवा दूं तो क्या बन जाएगा? हमारा सुक्रोज बन जाएगा। तो
तो वाटर रिलीज कराने के लिए कैसे होगा वाटर रिलीज? इस पोजीशन से H और इस पोजीशन से OH, इस पोजीशन से H, इस पोजीशन से OH, और ये वाला O इसके साथ लिंक्ड। तो ये हमारी स्ट्रक्चर अलग अलग से क्या बन गई? कंबाइंड सुक्रोज बन गई। वाटर हमने हटा दिया। अब चाहे इसको ऐसे लिख लो और चाहे इसको O की पोजीशन पर ले जा करके लिख लो। ये जो हमारा ऑक्सीजन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लिंकेज को शो करता है। एक हमारा था जो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में लगा हुआ था, जैसे इसमें इंडिविजुअल लगा हुआ है और इसमें भी इंडिविजुअल लगा हुआ है। लेकिन जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑक्सीजन के थ्रू इस तरह की लिंकेज होती है तो इस लिंकेज का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। This linkage is called glycosidic linkage. क्लियर हो गया आप लोगों को? ये वाली जो लिंकेज है दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो लिंकेज दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके हुए दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रही है, दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एनसीईआरटी की बुक में ये वाला CH2OH का मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ लिखा गया है, कोई फर्क नहीं है बेटा, एक्चुअल में इसकी पोजीशन नीचे की तरफ है, तभी ये बीटा डी फ्रक्टोज है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए ऊपर कर दिया है, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपकी ऐसे ही बननी है। क्लियर है इतना? इसी के बाद में सेकंड डाइसैकराइड में आपको माल्टोज का फॉर्मेशन करना बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं माल्टोज शुगर की। आपने अगर प्रिपरेशन आपको माइंड में हो तो माल्टोज शुगर से हमारे पास क्या बने थे? दो मॉलिक्यूल बने थे अल्फा डी ग्लूकोज के। अब यहाँ पर जब हम माल्टोज शुगर को ज्वाइन कराते हैं तो माल्टोज शुगर के अंदर सबसे पहले दो मॉलिक्यूल हमने किसके बनाने हैं? दो मॉलिक्यूल हमने बनाने हैं अल्फा डी ग्लूकोज के। अब इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर से भी हमने सेम वही काम करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कार्बन फर्स्ट कार्बन 5 से लिंक्ड होगा। कार्बन 1 इज लिंक्ड विद कार्बन 5। ठीक है, अब कार्बन 5 में काम वही करना है, हमने क्या करना है? वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करना है। ये वाला H और ये वाला OH क्या निकल गया? वाटर। अब ये वाला O बीच में ज्वाइन हो गया, कौन सी लिंकेज के थ्रू? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। और ये फॉर्मेशन किसका हो गया? किसकी स्ट्रक्चर बन गई? माल्टोज शुगर की स्ट्रक्चर बन गई। फिर से देखिए, फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। इन दोनों के अंदर फर्स्ट पोजीशन वाला कार्बन एक ग्लूकोज का
और 5th पोजीशन वाला कार्बन दूसरे ग्लूकोज का, और उन दोनों पोजीशन वाले कार्बन पे से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करा दिया और उनके बीच में बचा हुआ O ने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना ली। तो ये हमारा बन गया माल्टोज शुगर। इसी तरह से अगर आप 2 की बजाय 3 यूनिट बना लो, 4 यूनिट बनाते चले जाओ, तो वो हमारा बन जाएगी स्टार्च की स्ट्रक्चर या पॉलीसेक्राइड की स्ट्रक्चर। पॉलीसेक्राइड बोर्ड के अंदर स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती है, इसलिए वो मैं आपको इतना डिटेल में करवा भी नहीं रही हूँ। तो यहाँ तक आपने अच्छी तरह से करना भी है और डेली के डेली इसको रिवाइज करना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर इनको साथ साथ नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आई होप ये आप लोग की जो ये चीज़ है ये आप साथ साथ रिवाइज करोगे तभी फ़ायदा है, अदरवाइज इस चैप्टर को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स को जब हम एंजाइम की हेल्प से तोड़ते हैं तो इसकी सबसे सिंपलेस्ट यूनिट आती है अल्फा एमिनो एसिड। प्रोटीन को जब हम पेप्टेज ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से तोड़ते हैं तो इसकी जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट आती है दैट इज़ अल्फा एमिनो एसिड। अब बात आती है ये अल्फा एमिनो एसिड क्या है और प्रोटीन्स क्या हैं। प्रोटीन्स बेसिकली क्या हैं? प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं। कौन से पॉलीमर्स? जिनके अंदर CONH लिंकेज हो। ऐसे पॉलीमर्स जिनमें CONH लिंकेज हो, और इस लिंकेज का नाम है पेप्टाइड लिंकेज। दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। तो ऐसा पॉलीमर, अब यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R' है, R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब ये आपस में आगे कंटिन्यू करके N मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्रोटीन। यानी कि पेप्टाइड लिंकेज के N यूनिट से मिलकर जो हमारे पास पॉलीमर तैयार होता है दैट पॉलीमर इज नोन एज प्रोटीन। क्लियर? दैट पॉलीमर इज नोन एज प्रोटीन। जिसके अंदर CONH लिंकेज होती है दैट इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। उसके N यूनिट से मिलकर के जो हमारे पास पॉलीमर ऑब्टेन होता है इट इज नोन एज प्रोटीन। अब बात करते हैं व्हाट इज अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है RCH NH2 COOH। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। एसिड का मतलब ये आ गया एसिडिक ग्रुप, एमिनो का मतलब ये आ गया एमिनो ग्रुप, और अल्फा का मतलब जब फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन यानी कि फंक्शनल ग्रुप से जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है इट इज नोन एज अल्फा पोजीशन, और उस पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? एमिनो ग्रुप, इट इज नोन एज अल्फा एमिनो एसिड। फिर देखो एसिडिक ग्रुप के लिए एसिड वर्ड आ गया, एमिनो ग्रुप के लिए NH2 ग्रुप आ गया, ये आपका एमिनो आ गया, ये आपका एसिड आ गया, और ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है? अल्फा पोजीशन पर, यानी कि फंक्शनल ग्रुप से जस्ट नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा पोजीशन। दिस इज नोन एज जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अब इस R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस R की वैल्यू CH3 भी हो सकती है, C2H5 भी हो सकती है, C3H7 भी हो सकती है, C4H9 भी हो सकती है, एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ R का जर्नल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1।
तो जो भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी हमारा बनेगा वो R के अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा जो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है वो होगा ग्लाइसिन, जिसका जर्नल फॉर्मूला होता है CH2NH2COOH। It is known as glycine, जिसमें हमारे पास CR की जगह सिर्फ H लगा करके हम काम कर लेते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट अल्फा एमिनो एसिड। फर्स्ट अल्फा एमिनो एसिड जो है वो हमारा 2 कार्बन वाला यूनिट है, जिसका नाम क्या है? ग्लाइसिन। अब इसी तरह से अगर इसमें H की जगह हम लोग एक और R की वैल्यू हमने क्या रख दी? CH3 रख दी, तो इसका नाम बन जाता है एलेनाइन। और अगर इसकी जगह हम CH3 के 2 मॉलिक्यूल्स रख दें तो इसका नाम बन जाता है वेलेनाइन। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप उनको बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ कार्बन को, उसी तरह से हमारा जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा अल्फा एमिनो एसिड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स की। अगर कभी आप लोगों ने प्रोटीन एक्स, हॉर्लिक्स इन सब के डिब्बों के ऊपर देखा होगा तो उसके अंदर लिखे हुए होते हैं कि इसमें जो है 11 एमिनो एसिड्स हैं, या इसमें 22 एमिनो एसिड्स हैं, या इसमें जो है 12 एमिनो एसिड्स हैं। कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं उसके अंदर दिए हुए। तो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स, एक को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही जनरेट होते हैं। अभी हमने बात करी कि हार्मोन्स जो होते हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, दीज ऑल आर प्रोटीन्स। तो अब हार्मोन्स या एंजाइम्स जो है वो हम लोग बाहर से तो नहीं लेते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं। तो वो सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से। यानी कि वो प्रोटीन किससे बन रहे हैं? अंदर ही बन रहे हैं, जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है, वो अंदर ही सिक्रीट हो रहे हैं, उनको हम बाहर से एक्सटर्नली डाइट की फॉर्म में नहीं ले रहे हैं। तो वो हमारे हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिन्हें हमें बाहर डाइट की फॉर्म में लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बात करी कि हमने दूध के अंदर जो है कोई भी प्रोटीन ऐड किया, प्रोटीन एक्स ऐड कर लिया, या हमने हॉर्लिक्स ऐड कर लिया, कॉम्प्लान ऐड कर लिया, या हमने पल्सेस खा ली, सोयाबीन खा ली। ये सारी चीज़ें जो हम डाइट के थ्रू ले रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारी किसके अंडर आती हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर आती हैं। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ, दैट इज ज्विटर आयन फॉर्मेशन। और ध्यान रखिए इसका सिंगल फॉर्मूला भी या फिर इसका फॉर्मेशन, वो दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में 1 मार्क में या 2 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है। ज्विटर आयन में क्या होता है? जब हमारे पास ये COH ग्रुप में से H शिफ्ट हो जाता है NH2 की तरफ,
जब ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स द NH2 ग्रुप, तो उसके बाद बनने वाला जो आयन होता है इट इज़ नोन एज ज्वीटर आयन। इसमें इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि H आयन उधर से आ गया और इसमें से हट गया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव आयन आ जाता है। दिस इज नोन एज ज्वीटर आयन। अल्फा अमीनो एसिड्स में से शिफ्टिंग हो जाए अगर किसकी, H की, कौन से H की, कार्बोक्सिलिक एसिड के H की, टूवर्ड्स द एमिनो ग्रुप, और उसके बाद जो आयन का फॉर्मेशन होगा दैट इज नोन एज ज्वीटर आयन, और इसका जो प्रोसेस है वो ज्वीटर आयन फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही, और इसको साथ साथ आपने करना है तभी फ़ायदा है।